अब इस वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 वैद्युत चालन के अनुगमन वेग पर आधारित सूत्र BD बराबर EB/ml इंटू टाउ तथा अन्य सूत्र कुछ लिखे हैं, इनसे संबंधित प्रश्न हल करेंगे, न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। यहाँ BD क्या है? अनुगमन वेग है। पहले हम आपको सूत्रों को समझा देते हैं। E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है। V यहाँ पर चालक के सिरों पर जो बैटरी से विभवांतर लगाया जाता है, अर्थात बैटरी की वोल्टेज है। M मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। L चालक तार की लंबाई है। मतलब ये तार को हमने ले लिया, ठीक है। इसके तार के सिरों पर हमने ये बैटरी लगा दी, तो जितने वोल्ट की बैटरी लगाई वो B है। तार की लंबाई L से लिखी है। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होता है, जो कि इस सूत्र में नहीं आ रहा है। L यहाँ पर लंबाई हमने बताई दी। टाउ मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत श्रांति काल है। अंदर जो टक्करें होती हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की धनायन से, उनमें एक टक्कर का औसत समय है। चालकत्व कैपिटल G = 1/R, अर्थात चालकत्व प्रतिरोध का उल्टा होता है। ओम का नियम अर्थात ओमीय प्रतिरोध वो होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं और जिनके लिए B/I बराबर नियतांक होता है। मतलब B और I का मान हम कई बार अगर निकालें, एक बार, दो बार, तीन बार, हर एक बार B/I का मान समान आता है तो उसे हम ओपीय प्रतिरोध बोलते हैं, और अलग अलग निकल के आता है उसे हम अनोमीय प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे B/I का मान पहली बार 4 आया, फिर B/I का मान दूसरी बार 5 आया, तो दोनों बार बराबर नहीं आया तो उसे हम अनोमीय प्रतिरोध बोलेंगे। और चालक पदार्थ के लिए अगर हम ताप बढ़ा दें तार का, तो उसका प्रतिरोध बढ़ने लगता है, अर्थात हम R समानुपाती T लगभग लिख सकते हैं। इन सूत्रों पर आधारित आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आइए हम देखते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, पहला न्यूमेरिकल है, एक L लंबाई का चालक तार को B वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, L लंबाई का तार है, ये हमने इसको एक बैटरी के सिरों से इस तरह से जोड़ दिया। इस चालक तार के स्थान पर समान मोटाई व समान पदार्थ और समान मोटाई जिसकी लंबाई 3L है, मतलब एक दूसरा तार जोड़ दिया बराबर मोटाई का, लंबाई इसकी कर दी हमने 3L। अब हमने बैटरी वही लगाई है, सेम बैटरी, मतलब बैटरी की वोल्टेज हमने चेंज नहीं की, केवल हमने पदार्थ चालक तार की लंबाई चेंज कर दी। पदार्थ वही है, ये अगर तांबे का है तो मान लो ये भी फिर तांबे का ही होगा। जितनी मोटाई इस तार की है, जिसका क्षेत्रफल इतना इसका है A, तो इसका भी क्षेत्रफल A है। तो कह रहा है अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा अनुगमन वेग का जो सूत्र होता है वो हमने आपको पहले बताया है, BD बराबर EB/ml इंटू टाउ। इस सूत्र से हम देखेंगे पहले केस में क्या होगा। इस वाले केस में, केस फर्स्ट में BD बराबर EB/ml इंटू टाउ। यहाँ पर हमने लंबाई कितनी लगाई इसकी, L लगा दी, B वोल्टेज है। सेकंड केस में, अब दूसरा जो केस है, यहाँ पर लंबाई कितनी होगी 3L, तो यहाँ पर L की जगह पर हम 3L लगाएंगे। वोल्टेज हमारी B है, इसलिए हम B को चेंज नहीं करेंगे, केवल क्या चेंज हो रहा है, केवल लंबाई चेंज हो रही है। L की जगह पे लंबाई 3L आ गई, तो हम केवल जहाँ L है वहाँ 3L कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा क्योंकि कोई चीज़ बदल नहीं रही है। वोल्टेज वही है बैटरी की, इलेक्ट्रॉन का आवेश बदलता नहीं है, द्रव्यमान बदलता नहीं है, टाउ का मान यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। केवल हमारा सवाल में क्या बदल रहा है, लंबाई बदल रही है, L की जगह 3L। तो नया केस सेकंड में जो अनुगमन वेग निकालेंगे BD डैश, वो EB/m इंटू लंबाई हम कितनी कर देंगे 3L इंटू टाउ, क्योंकि केवल लंबाई बदल रही है तो L की जगह पर हमने 3L कर दिया। अब हम समीकरण 1 से 2 को भाग लगा दें। समीकरण 1 को 2 से भाग लगा दिए, 2 को 1 से भाग लगा दीजिए। BD डैश, BD क्या है प्रारंभ में अनुगमन वेग, और BD डैश हमने बाद वाला अंत में मान लिया। तो कितना आ गया EB/ml, ये हम भाग लगाएंगे तो देखिए EB से EB कैंसिल हो जाएगा, M से M, ठीक है, टाउ से टाउ, L से L, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारा भाग करके, ये आएगा 3। आप लोग भाग कर सकते हैं, इसको इससे भाग लगाइए तो 3 आएगा। तो यहाँ से BD डैश बराबर कैंची गुणा कर लीजिए तो BD/3, अर्थात अनुगमन वेग पहले का 1/3 रह जाएगा, अर्थात अनुगमन वेग पूर्व मान का 1/3 रह जाएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वो भी सवाल ऐसा ही है,
एक चालक तार के सिरों पर B वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र, मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग व प्रतिरोध कैसे प्रभावित होंगे यदि B को दोगुना कर दिया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, किसके पदों में, विभवांतर के पदों में। हम सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र का सूत्र विभवांतर के पदों में पता होना चाहिए। तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है हमारा E बराबर B/L वैद्युत क्षेत्र का। ठीक है, इसको हम पहले बता चुके हैं। B बराबर E इंटू डी से निकल के आता है E बराबर B/L। अब इसमें कह रहा है कि हमने क्या काम किया, B को दोगुना कर दिया, बाकी कोई चीज़ नहीं बदली है, चालक की लंबाई नहीं बदली है, केवल हमने B को दोगुना कर दिया। तो सेकंड केस में L को हम दोगुना कर देंगे, तो E डैश हमने वैद्युत क्षेत्र मान लिया बराबर B को हमने कर दिया दोगुना, तो 2BL हमारा वही है। केवल हमने किसको दोगुना किया है, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र, मुक्त इलेक्ट्रॉन, अनुगमन वेग और प्रतिरोध कैसे प्रभावित होंगे, B को दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, तो हमने B को दोगुना कर दिया। तो B को जब दोगुना किया तो यहाँ से देखिए 2 अलग कर लीजिए, तो ये हो गया B/L, और B/L किसका मान है, E का मान। अर्थात जो नया वैद्युत क्षेत्र है वो पूर्व वैद्युत क्षेत्र का दोगुना हो गया। E हमने प्रारंभिक मान माना है, E डैश अंतिम मान माना है। और वैसे भी देखिए जब B की जगह 2B कर देंगे तो E का मान डबल हो जाएगा, तो E डैश देखो 2 ही आ गया। फिर हमने क्या काम किया, तार की लंबाई दोगुनी कर दी। अब वोल्टेज चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या काम किया, ये पहले केस में हो गए E के लिए, सेकंड केस में E के लिए हो जाएगा हमारा E। पहले केस में B/L था। अब हमने क्या काम किया, यहाँ पर लंबाई क्या कर दिया, पहले केस में हमने लंबाई को दुगुना कर दिया, मतलब L की जगह पे 2L लगा दो, तो B/2L लंबाई दुगुनी की है, B दुगुना नहीं किया है, सवाल के हिसाब से चलना है। दूसरे केस पर लंबाई दुगुनी कर दो, 1/2 अलग कर लो, तो B/L। B/L क्या है, प्रारंभिक मान है, तो ये हो गया E/2, अर्थात वैद्युत क्षेत्र पहले का आधा रह जाएगा। तीसरे केस में कह रहा है तार का व्यास दोगुना कर दिया जाए। जब हम तार का व्यास दोगुना करेंगे तो E बराबर B/L, इस सूत्र में तार का व्यास नहीं आ रहा है, वोल्टेज और लंबाई केवल आ रही है। ठीक है, तो व्यास आ ही नहीं रहा है, तो हमारा नया वैद्युत क्षेत्र वो ही रहेगा। यह सूत्र E जो है व्यास पर निर्भर नहीं है। इसका मतलब हमारा वैद्युत क्षेत्र वो ही रहेगा, अंतिम वैद्युत क्षेत्र E डैश जो है वो प्रारंभिक मान के बराबर ही रहेगा। देखिए इस सूत्र में कहीं व्यास, तार का व्यास D नहीं आ रहा है। तो ये पहला भाग हो गया कि वैद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम अनुगमन वेग का सूत्र लिखते हैं। अनुगमन वेग का सूत्र जो होता है, अनुगमन वेग हमारा होता है BD बराबर EB/ml इंटू टाउ। ठीक है, ये प्रारंभिक मान है मान लीजिए। अब हमने पहले केस में क्या काम किया, B को दोगुना किया। अभी मैंने एक सवाल ऐसे कराया, तो B को दोगुना करो तो BD डैश बराबर हो जाएगा E इंटू, यहाँ B 2B कर दो, अपॉन L चेंज नहीं हो रहा है, केवल B दोगुना किया, तो 2 अलग कर लो, 2 अलग करोगे तो बाकी जो मान बचेगा वो BD का बचेगा, तो ये 2BD आ जाएगा, अर्थात अनुगमन वेग हमारा दोगुना हो जाएगा। फिर हमने क्या काम किया, तार की लंबाई दुगुनी कर दी। तो पहले केस में विभवांतर दुगुना किया था, अब लंबाई दुगुनी करो, तो पहले केस में हमने लिख लिया फार्मूला EB/ml इंटू टाउ, समीकरण 1। अब हमने क्या किया, लंबाई दुगुनी की, तो लंबाई दुगुनी की तो EB अपॉन यहाँ पर L गया 2L कर दो, तो यहाँ से क्या अलग कर लेंगे 1/2, और बाकी जो मान बचेगा EB/ml इंटू टाउ, ये प्रारंभिक मान बचेगा, तो ये हो जाएगा BD/2, अर्थात अनुगमन वेग पहले का आधा हो जाएगा। अनुगमन वेग हमारा जो है पहले का आधा हो जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं, तार का व्यास दोगुना कर दें, तो ये सूत्र जो है BD बराबर EB/ml इंटू टाउ, इसमें भी तार का व्यास कहीं नहीं आ रहा है। ये सूत्र जो है वो तार के व्यास से स्वतंत्र है। यह सूत्र तार के व्यास से स्वतंत्र का मतलब इसमें नहीं आ रहा है, इसमें देखो कहीं व्यास नहीं आ रहा है तार का। अतः जो नया अनुगमन वेग होगा BD डैश
वो हमारा प्रारंभिक मान के बराबर रहेगा, बी डी डैश बराबर बी डी। इस केस में भी अनुगमन वेग वही रहेगा। अब तीसरी चीज़ इसमें पूछी है कि तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध जो होता है हमारा आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, और ए जो होता है व्यास के पदों में पाई आर स्क्वायर हो तो यहाँ डी अपॉन 2 लगा दो व्यास ये पे, तो ये हो गया 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 ऊपर पहुँच जाएगा ये, और आर जो है आर ये पे व्यास बटे 2 लगा दिया, तो हमारा प्रतिरोध जो है 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। इस पदों में क्यों लिखा, क्योंकि हमें व्यास भी चेंज कर रहा है, इसलिए हमने व्यास के पदों में चेंज कर लिया। नंबर 1 हमने क्या काम किया, विभवांतर दुगुना किया। अब विभवांतर दुगुना करेंगे तो इस सूत्र में देखो विभवांतर कहीं नहीं आ रहा है, इस सूत्र में विभवांतर नहीं आ रहा है। और वैसे भी अगर आर इक्वल टू बी अपॉन आई वाला लगाते हो तुम, तो अगर विभवांतर दुगुना करते हैं तो धारा दुगनी हो जाती है, तो दुगने 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा प्रतिरोध वही रहेगा। तो चाहे इस सूत्र से देख लीजिए, आर बराबर बी अपॉन आई। अब हमने प्रतिरोध को विभवांतर दुगुना किया, जब विभवांतर दुगुना किया तो धारा भी दुगनी हो जाती है। ओम का नियम क्या कहता है कि धारा प्रतिरोध धारा विभवांतर के अनुपात में बढ़ती है, तो यहाँ से बी अपॉन आई, तो ये आर ही रहेगा। या इस सूत्र से देख लो, इस सूत्र में अगर हम देखें तो आर जो है विभवांतर पर निर्भर नहीं है, इसलिए हमारा नया प्रतिरोध भी वही रहेगा। दूसरा केस, तार की लंबाई दुगनी करते हैं। अब इसमें लंबाई आ रही है आर समानुपाती एल, ठीक है, आर जो है वो एल के समानुपाती है, तो यहाँ पर एल की जब 2L करिए तो पहले केस में कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। अगर आर डैश निकालें तो 4 रो एल जब कितना लगा दें 2L अपॉन पाई डी स्क्वायर, यहाँ से 2 अलग कर लीजिए तो पूर्व मान बन जाएगा, ये 2R आ जाएगा, अर्थात तो हमारा प्रतिरोध पहले का दुगुना हो जाएगा। तार का व्यास दुगुना कर दें, तो तार का व्यास अब दुगुना करना, तो पहले आर बराबर करना 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। अब हमने व्यास को दुगुना कर दिया, तो 4 रो एल अपॉन पाई 2D का स्क्वायर। जब 2D का स्क्वायर का 2 दूनी 4, तो हमें 1/4 अलग करना पड़ेगा, तब हमारा पूर्व मान मिलेगा 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। हम इस तरह से अलग करते हैं ताकि हमें पूर्व मान प्राप्त होता रहे। तो ये कितना हो गया, 1/4 इंटू आर, अर्थात R/4। प्रतिरोध पहले का 1/4 हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो उसकी चालकता ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमें दिया है चालक तार का प्रतिरोध R बराबर 500 ओम, चालक की पदार्थ की चालकता पूछिए। चालकता को वैसे हम सिग्मा से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जब प्रतिरोध दिया है तो यहाँ पर चालकता का मतलब केवल हम चालकत्व ही समझेंगे। वैसे चालकता चालकत्व अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध दिया है तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। तो इस सवाल में चालकत्व की जगह चालकता लिख दिया है, तो हमें समझ लीजिए कैपिटल G ही चालकत्व ही निकालना है। तो G का सूत्र हमने क्या बताया, G इक्वल टू, देखिए सूत्र क्या है, चालकत्व का सूत्र G बराबर 1/R। तो सूत्र को हमने लगाया तो कितना आया, 1/R, R का मान 500, भाग लगा दीजिए, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 लगाया, फिर 0, फिर 0, 2, ठीक है। तो ये 0.002 मात्रक क्या आएगा, इसका प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो इसका मात्रक आ जाएगा ओम इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 3, क्वेश्चन नंबर 3। फिर समझ लीजिए, यहाँ पर हमें प्रतिरोध R का मान दिया था, R बराबर 500, तो G इक्वल टू 1/R होता है, तो R का मान 500 लगा दिया, भाग लगा दिया, तो हमारा ये 0.002 ओम इनवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक चालक तार में 50 वोल्ट पर धारा 2 मिली एम्पियर और 60 वोल्ट पर 3 मिली एम्पियर है। मतलब 2 बार केस किया, पहले जो वोल्टेज लगाई वो हमने 50 वोल्ट लगाई तार पर, और धारा हमें मिली वो 2 मिली एम्पियर, मतलब 2 गुणा 10⁻³ एम्पियर। मिली को चेंज करेंगे एम्पियर में 10⁻³ से गुणा कर लेंगे, ठीक है। और B2 जो है वो हमने कितना किया, 60 वोल्ट कर दिया, तो हमें धारा जो मिली वो 3 मिली एम्पियर मिली, अर्थात 3 गुणा 10⁻³ एम्पियर मिली। हमें ये बताना है कि चालक ओमी है अनोमी है। तो ओमी और अनोमी प्रतिरोध क्या होते हैं, अगर हम दोनों बार B/I निकालें, प्रथम स्थिति में B/I1 निकालेंगे तो कितना आएगा,
50/2 गुणा 10⁻³ ये कैंसिल कर दो 25 और 10⁻³ ऊपर गया 10⁻+3 ठीक है ओम। V/I का मात्रक ओम होता है। फिर दूसरे केस में हमने निकाला V2/I2 V2 कितना 60 I2 3 गुणा 10⁻³ तो ये हमारा आएगा 20 गुणा 10⁻³ ओम। देख लीजिए दोनों बार B और I का मान बराबर नहीं आया, अर्थात V1/I1 इज नॉट इक्वल टू V2/I2। अगर दोनों बार B/I का मान बराबर नहीं आता है तो हमारा ये चालक अनोमीय कहलाता है। अगर दोनों बार बराबर आता है अर्थात ओम के नियम का पालन करता है तो ओमीय कहलाता है, और बराबर नहीं आता है तो ये अनोमीय कहलाता है। अगर ये दोनों बार बराबर आ गए होते तो हम इसको ओमीय चालक बोलते। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एक धात्विक तार के लिए ताप T1 व T2 पर BI ग्राफ दर्शाए गए हैं। T1 और T2 में कौन अधिक है? ये प्रश्न किताब में दिया हुआ है। इस प्रश्न को हमने अपनी तरफ से बना दिया है कि कभी कभी क्या होता है वोल्टेज अक्ष पे लिख दिया और कभी कभी वोल्टेज बाई अक्ष पे लिख दिया। अगर ये B और I इधर से उधर कर दिए तो तुम्हारे आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, आंसर आपके सेम नहीं रहेंगे। तो पहला सवाल देखते हैं कैसे करना है। I और B इसमें ग्राफ दिया हुआ है हमारे लिए, ये T1 है और ये दिया है T2 चालक के लिए। तो हमने क्या करते हैं ये T1 वाला जो कोण है इसको हमने θ1 लिख लिया और ये T2 वाला कोण है इसको हमने θ2 लिख लिया। एक्स अक्ष से कोण θ1 और θ2 लिख लेते हैं। I और B वोल्टेज और धारा से हम क्या निकालते हैं? प्रतिरोध निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होता है? B/I। R इक्वल टू B/I। प्रतिरोध का सूत्र B/I होता है। हमने लिखा है आपके लिए चालक का प्रतिरोध जो होता है R इक्वल टू B/I। तो यहाँ से B/I निकाल लिया। अब ग्राफ से देखेंगे B किस अक्ष पे लिखा है? X अक्ष पर, और I कौन से अक्ष पे लिखा है? Y। तो X अक्ष वाला हम हमेशा आधार बोलते हैं और Y अक्ष वाला लंब बोलते हैं, लंब बटे आधार। तो ये हमारा हो गया आधार, ये आधार पे लिखा है और ये लिखा है लंब पर। और आधार बटे लंब क्या होता है? कॉट थीटा। आधार बटे लंब आपका होता है कॉट थीटा। कॉट को हम चेंज कर लेते हैं हमेशा टेन में, तो R का मान हमारा आ गया 1/tan थीटा। अब हम देखेंगे हमें कह रहा है T1 और T2 में कौन अधिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिरोध किसका अधिक है। जिस चालक का प्रतिरोध अधिक होगा उसका ताप भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने बताया यहाँ पर चालक के लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अर्थात प्रतिरोध का मान कब ज़्यादा होगा? जब ताप ज़्यादा होगा। तो जितना प्रतिरोध अधिक होता है उतना ही ताप अधिक होता है, समानुपाती हैं एक दूसरे के। तो अगर हम ये पता लग जाए कि किस चालक का प्रतिरोध अधिक है तो हम ताप के बारे में भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कोण θ1 है वो ज़्यादा है, θ1 है θ2 से ज़्यादा है। देख लीजिए चित्र में θ1 ग्रेटर θ2। अब R और θ में क्या संबंध है? उल्टा संबंध है। अगर θ ज़्यादा है तो R कम होगा। चित्र में हमें θ1 ग्रेटर θ2 है तो R का θ से उल्टा संबंध है, तो R1 उल्टा का मतलब ये चिन्ह चेंज कर देंगे, R1 लेस देन R2। उल्टा संबंध है तो ये चिन्ह उल्टा कर देंगे, अर्थात पहले चालक का प्रतिरोध दूसरे से कम है। और जो प्रतिरोध का संबंध आपस में होगा वही ताप का संबंध सेम लिखना है, T1 लेस देन T2, क्योंकि हमने बताया R समानुपाती क्या होता है? T। जो ताप का संबंध प्रतिरोध का संबंध होगा एक दूसरे से, वैसे हम ताप का लिखेंगे। समानुपाती मतलब समान संबंध। तो R1 लेस देन R2, तो उसी हिसाब से हम लिख दिया T1 लेस देन T2। करेक्ट। कौन सा ताप अधिक है? तो कौन सा ताप अधिक है? T2 अधिक है। अगर इसी सवाल को हम दूसरे ग्राफ में देखें तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए ये हो गया B, ये हो गया I, ये हो गया T1, ये हो गया T2। इस कोण को हमने θ1 लिखा, इसको लिखा θ2। अब यहाँ पे प्रतिरोध R निकालिए, R इक्वल टू B/I। अब B किस पर है? लंब पर। बाई अक्ष को हम हमेशा लंब लिखते हैं और इसको हमने क्या लिखा? आधार। ये लंब हो गया तो लंब बटे आधार। चित्र के हिसाब से देखेंगे B कहाँ लिखा है? B लिखा है बाई अक्ष पर, बाई अक्ष को लंब बोलते हैं, एक्स अक्ष को। अब ये क्या बना? tan थीटा। तो यहाँ पर हमारा R जो है वो समानुपाती आ गया tan थीटा के। ठीक है, R बराबर tan थीटा, समानुपाती न लगा, सीधे R बराबर tan थीटा लिख लिया। अब यहाँ पर ऊपर आया है, यहाँ उल्टा आया है, व्युत्क्रम में आया था उल्टा, लेकिन यहाँ
डायरेक्ट सीधे आया, अगर थीटा ज़्यादा होगा तो आर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ थीटा कौन सा ज़्यादा है, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। अब यहाँ डायरेक्ट सीधे आगे आ रहा है, अगर थीटा ज़्यादा है तो आर भी ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ उल्टा था, समझ लीजिए। यहाँ थीटा ज़्यादा है तो आर कम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सीधा है, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, तो हम लिखेंगे R1 ग्रेटर देन R2, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर आ रहा है थीटा। और जो आर का संबंध आपस में होता है वो टी का होता है, तो T1 ग्रेटर देन T2, तो तुम्हारा इस केस में T1 ग्रेटर देन T2 आएगा। दोनों ही केस अलग अलग हैं, तो आप इन दोनों में अंतर समझें कि बी को अगर इस अक्ष पे लिखा है तो क्या होगा और एक्स अक्ष पे लिखा है तो क्या होगा। इसके बाद एक अंतिम प्रश्न और दिया हुआ है, इसको भी समझते हैं। दो तार x और y समान ताप पर BI ग्राफ प्रदर्शित हैं। दो तार x और y हैं अलग अलग पदार्थ के और समान ताप पर इनके ग्राफ प्रदर्शित हैं। दोनों तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट समान है, मतलब L समान है हमारे लिए दोनों तारों का, A दोनों तारों का समान है। तो कह रहा है किस तार की प्रतिरोधकता अधिक है। ग्राफ किस में दिया है, B और I, और B और I की से हम हमेशा क्या निकालते हैं, तार का प्रतिरोध। तो तार का प्रतिरोध पहले निकालिए, तार का प्रतिरोध R इक्वल टू बी अपॉन आई, और बी अपॉन आई देखिए क्या हो गया, बी आधार पे लिखा है, आई लंब पर, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या बना हमारा, कॉट थीटा, और कॉट को किस में चेंज करना है, टेन में। अब थीटा देखिए, इस कोण को एक्स वाले ग्राफ के कोण को थीटा एक्स लिख लिया और वाई वाले ग्राफ के कोण को थीटा वाई लिख लिया। कौन सा कोण ज्यादा है, थीटा एक्स ग्रेटर देन दिया है हमें थीटा वाई, चित्र से देख लीजिए। अब यहाँ पर आर और थीटा में क्या संबंध है, आर और थीटा में उल्टा संबंध है, तो आर एक्स लिखें और यहाँ आर वाई अगर लिखें तो ये चिन्ह नहीं लगाना, उल्टा चिन्ह लगाना, ऐसा चिन्ह, आर एक्स लेस देन आर वाई। अब आर का सूत्र क्या होता है, हमें प्रतिरोधकता निकालनी है। आर का सूत्र प्रतिरोधकता में क्या होता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो यहाँ हमने लगा दिया रो एक्स पहले पदार्थ की, एल दोनों का समान है देख लीजिए, अपॉन ए, लेस देन रो वाई एल अपॉन ए। यहाँ पर पहले पदार्थ के लिए एक्स लिखा, रो एक्स, दूसरे के लिए वाई लिखा, एल और ए दोनों में समान है, कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आ गया रो एक्स लेस देन रो वाई, अर्थात किसकी प्रतिरोधकता अधिक हुई, बाई की प्रतिरोधकता अधिक है। अतः तार बाई की प्रतिरोधकता अधिक है। तो इन प्रश्नों को आप कॉपी पे करेंगे। हर एक सूत्र से संबंधित आपको प्रश्न कराते जा रहे हैं, आपको हर एक सूत्र पर फोकस करना है कि सूत्र का सवाल किस तरह से आ सकता है और सूत्र को हम किस तरह से लगाएंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे।